डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस पीजी इंट्रेंस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या प्रयास है। ये हम और आपका सामूहिक एक पास्ट ईयर पेपर जितने भी पीजी इंट्रेंस टेस्ट में हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, जैसे आज हम जामिया डिस्कस कर रहे हैं, बट 8-10 यूनिवर्सिटीज के हम डिस्कस करते हैं, और सीयू सेट के भी, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न है, किस लेवल के हैं, किस रेंज के हैं, और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि आगे कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। इस प्रयास में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जामिया के एमए एंट्रेंस टेस्ट 2020 की पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जो मेरे स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी के लिए, चाहे वो डीयूईटी हो, जेएनयू हो, और सीपीईटी, उड़ीसा, हैदराबाद, पुडुचेरी, सीयू सेट, सभी पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं, मोर और लेस मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आपको जो है टैकल करने हैं और उन्हीं से आपका काम बनता है। ऑर्बिट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना अच्छा नहीं है। सो लेट अस बिगिन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम शुरू करें क्वेश्चन आंसर का दौर, आपको जस्ट एक सूचना देनी है। मेरा एक प्रयास है, आई डोंट नो कि मैं कितना सफल होऊंगा। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं एक टेलीग्राम के फीचर को, क्विज बॉट को यूज करके एक प्राइवेट ग्रुप बना करके कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, जब तक ये सारे दौर चलेंगे पीजी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेस्ट जो तरीका हो सकता है लास्ट में प्रिपेयर करने का कुछ महीने में, ये है कि ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं उसको, रिलेवेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएं, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन को, और बार बार उसको देखा जाए, शायद सबसे अच्छा होगा। और आपको पता है कि जो जो हमारी कम्युनिटी है उससे ज्यादा क्वेश्चन किसी ने पीजीईटी की डिस्कस नहीं की होगी पिछले 1-1.5 सालों में। तो उसका जो है एक तरह से फायदा मिले हमारे स्टूडेंट को, उसके लिए मैं इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को का यूज करते हुए। आपको पता है वो बहुत आसान होता नहीं है, उसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, लेकिन आई होप कि आप स्मार्ट हैं, आप मुझे भी अपने साथ में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकोमोडेट करेंगे, और मैं भी आपके साथ में जो है उसको उसका उसका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग। इसमें जो मैंने कोशिश की है कि प्राइवेट ग्रुप एक टेलीग्राम में बनाएंगे, ऑलरेडी मैं उस पर डेमो क्विज कर चुका हूँ। इस संडे को और अगले संडे से वो रेगुलर कोर्स शुरू होगी। इसमें जो क्विज बॉट को यूज कर आपको मैंने बताया, वो काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म है, मुझे फील हुआ है। उसमें काफी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत आसानी से आप उसको काफी फीचर्स के साथ आप उसको बना सकते हैं। एवरी वीक जो है 2 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो एडिशनल फीचर, एक तरह का मेंबरशिप ग्रुप है, क्योंकि ये पेड है, इसमें आप पैसे देते हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। तो जो ये टेस्ट पेपर होगा उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिससे कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें। एक समय में आपके पास हजारों क्वेश्चन का जो है ये पीडीएफ हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी, जैसे अभी ये जो वीडियो में एनालाइज कर रहा हूँ, इसकी भी जो पीडीएफ है वो उस ग्रुप के मेंबर को फ्री में मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई लास्ट मिनट प्रेप गाइड बनती है तो उसकी भी फ्री पीडीएफ ग्रुप मेंबर को मिलेगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप मेल करें अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको पता है, फिर आपको डिटेल में गाइडेंस दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस की। इसकी जो सिलेबस है वो तो है, तो ये पिछले साल के, लेकिन इस साल भी सेम सिलेबस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इंडियन पॉलिटी इसमें आ जाती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंप्लीमेंट होती है, या गवर्नेंस में इंडिया में कैसे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, तो इंडियन पॉलिटी हो गई। एंड देन यहाँ पे थ्योरी आती है, जिससे कि करीब 30% 40% क्वेश्चन रह सकते हैं, और करंट इवेंट भी है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं करंट इवेंट कोई खास इसमें है। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। तो ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होगा। ये पूछ रहे हैं, हिंदी में भी बताता जाऊंगा, कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, वो किसके सलाह पे होता है, किसके एडवाइस पे होता है। तो जितनी भी हायर डिग्निटरी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, चाहे गवर्नर हो, ऑल मिनिस्टर्स, सीएजी, सीवीसी, सभी करते तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो तो नॉमिनल हेड हैं। उनको एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिलती है, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर है, तो समझिए वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ होता है। इसीलिए सारे इस तरह के अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। अब यहाँ पे एक कमेटी का नाम जान लीजिए आप, उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। उसके चेयरपर्सन
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें होम मिनिस्टर भी एक मेंबर होते हैं और कुछ मेंबर्स भी होते हैं। और सारी जो इस तरह की अपॉइंटमेंट होती है, नॉट इस तरह गवर्नर्स एंड अदर तो बहुत हाई लेवल हुई, उसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीधा डिसाइड करता है या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो हायर डिग्निटरी ऑफिसेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड अदर जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट की जो डिसीजन है वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट लेती है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेडेड होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कितनी ताकत होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी हायर लेवल पे काम कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट रिकमेंडेशन से ही, उनके सलाह से ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। सेकंड क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज अपॉन टू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत रेगुलर क्वेश्चन भी है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है चार्ज अपॉन टू। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो खजाना है उसको बोलते हैं सीएफआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना यदि समझ लीजिए तो सीएफआई है। इसके अलावा एक और फंड होता है, उसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो तो खजाना नहीं है, उसमें बाढ़, भूकंप, पेंडेमिक आ गई तो उससे प्रेसिडेंट कुछ निकाल करके दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, तो उसको छोड़ दीजिए। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, सॉरी सॉरी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो इमरजेंसी वाली है, इसको भूल जाइए आप। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो सीएफआई, दोनों की शॉर्ट फॉर्म सीएफआई ही है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो खजाना है इंडिया का। तो वो खजाने से जो है पैसे दो तरीके से निकलते हैं। एक, पार्लियामेंट के द्वारा वोटिंग होती है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं, डीएफजी। बजट के दौरान जो है हर डिपार्टमेंट अपनी डिमांड रखता है, उसमें वोटिंग होती है, यदि वो पास हो जाए तो वो पैसे निकल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दूसरा जो है सीधा चार्ज किया जाता है सीएफआई पे। इसका मतलब होता है उसकी कोई वोटिंग नहीं होती है, वो पार्लियामेंट के वोटिंग से बाहर होती है। उसमें जो है कुछ कुछ ऑफिस किसकी, जैसे जजेस का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पढ़ लीजिए, इन सब ऑफिसेस की जो सैलरी होती है वो सीधा चार्ज की जाती है सीएफआई पे। वो वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूजीसी नेट के लिए भी, अदर्स के लिए भी। तो इसका सही आंसर है, इसको काट दीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है। अब जो वोटेड एक्सपेंडिचर है सीएफआई पे और चार्ज्ड, ये दोनों मिल करके जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल में जाती है और वो पैसा निकलता है खजाने से। थर्ड क्वेश्चन, द एडवाइजरी कमिटी ऑन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ। अब ये अरबिट क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों पूछते हैं। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक जो है पार्ट है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये प्लानिंग कमीशन के साथ नेहरू जी ने बनाई थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं। इसकी मीटिंग, अब तो कोई खास इसका मायने रह नहीं गया है, उसमें एक एडवाइजरी कमेटी जो है इस पे होती है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि लाल कलम से, जो लाल रेड फॉन्ट से जो मैंने दिया है वो अरबिट या बहुत ही awkward क्वेश्चन है। एन इमिनेंट ऑथर हैज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप एज एनोनिमस एम्पायर। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए कि ऐसे तो डिफिकल्ट है कि किसने कहा क्या, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार यदि आप याद कर लेंगे, ये सैमुअल फाइनर ने ये कहा था। एनोनिमस एम्पायर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेशर ग्रुप क्या होता है। जैसे इंडिया में आप समझ लीजिए कि जो किसान लोगों का जो ग्रुप है, भारतीय किसान संघ जो है, बीकेयू जिसको बोलते हैं, भारतीय किसान यूनियन, वो एक प्रेशर ग्रुप कहा जा सकता है। तो वो काफी पावरफुल होते हैं, उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है क्योंकि आंदोलन कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप होते हैं लाइक फिकी और एसोचैम, वो तो बहुत ज्यादा लॉबिंग करते हैं, पैसे भी उनके पास काफी होते हैं, वो एडवोकेसी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, ओपिनियन और एक तरह का नैरेटिव जो है वो क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। इसलिए उसको एनोनिमस एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि छुपा होता है, वो सीधा इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। तो फाइनर, एस ई फाइनर, एस ई फाइनर की जो बुक है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे दोनों सबको याद कर लीजिए, फाइनर के कहीं ना कहीं बहुत सारे कोट आ जाते हैं। अब ये अरबिट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ। तो ठीक है, मतलब वैसे इतना ऑर्बिट भी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है एनवायरमेंट के फील्ड में है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, कहाँ इसकी हेडक्वार्टर है ये भी पढ़ लीजिए। वॉशिंगटन डीसी में कई बार पूछा जाता है, तो एनवायरमेंट। वैसे ये वुंडअप कर दिया गया है, मतलब ये खत्म हो गया है, तो इसको अब तो पूछा नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कब बना था, ये पूछा जा रहा है, वॉज फॉर्म्ड इन। और ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट अभी हो गया है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन रसिया का जो वॉर है वो नाटो के एक्सपेंशन के चलते ही वो उपजा है। नाटो जो है अपने पांव पसार रहा है ईस्टर्न यूरोप में। अब वो रसिया के जो करीब में है,
जैसे जॉर्जिया है, यूक्रेन है, फिनलैंड, स्वीडन, इन सबको भी अपने अंदर लेना चाहता है, और रसिया इससे जो है अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, उसके चलते ही जो है वो अभी वॉर हो रही है। तो नाटो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाटो के अगेंस्ट में वॉर्सो पैक्ट बना था। नाटो जो है 1949 में बनी थी, वॉर्सो पैक्ट जो है उसके 6 साल बाद 1955 में बनी। उसका जो चीफ था वो यूएसएसआर था, ईस्टर्न ब्लॉक के नेशन थे, लेकिन वो वाइंड अप हो गया आफ्टर कोल्ड वॉर के खत्म होने पे, लेकिन नाटो वाइंड अप नहीं हुआ। बनिस्बत इसके वो अपना और एक्सपेंशन करता रहा, जिससे कि रसिया अनिजी से अनिजी होता गया और यहां तक आ गई कि अब यूक्रेन पे उसने अटैक कर दिया। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है यूरोप में, जो ईस्ट वेस्ट का है, वो एक तरह से बिगड़ गया है बिकॉज ऑफ नाटो के एक्सपेंशन और वॉर्सो पैक्ट के खत्म हो जाने से। बर्लिन वॉल जो है, ये पूछ रहे हैं कि कब इसको तोड़ दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन में बर्लिन वॉल बना था, वो भी आपको याद होना चाहिए, 1961 में। और ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को, या ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता था। आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में कैसे बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया, और ये तोड़ा गया 1989 में। और इसकी टूटने को एक ऐतिहासिक महत्व दिया गया, क्योंकि उससे ही जो है सिग्नल हुआ कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। वैसे 2 साल बाद ऑफिशियली खत्म हुआ यूएसएसआर के विघटन से। He is called the father of economics and has authored the classic books on economics, The Wealth of Nation. तो Wealth of Nation आते ही तो मेरे 80% स्टूडेंट यदि मुझे फॉलो करते हैं तो बोलेंगे कि ये एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ केवल जो है इकोनॉमिक्स के ही पिता नहीं है, ये लिबरल जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का लिए लिबरल जो सोसाइटी है जिसमें कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मतलब लिबरल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा, उसकी एक तरह से जनक या फादर यदि कहिए तो वो ये बुक भी है, और एडम एडम स्मिथ भी हैं। अब यहाँ पे जो है सब के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। माल्थस का जो पॉपुलेशन पे थ्योरी है वो जरूर आपको जानना चाहिए, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें बेसिकली माल्थस ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जो उसकी रिसोर्सेज है उसको सस्टेन करने के लिए, खाना पीना और अर्थ की रिसोर्सेज, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। उसके चलते जो है एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ सस्टेन नहीं कर पाएगी पॉपुलेशन, और वो ऐसे ही मर जाएंगे, चाहे कोई पैंडेमिक आएगी, कोई भूकंप आएगा, कोई इस टाइप का, और फिर वो बैलेंस रिस्टोर होगा। रिकार्डो जो है उसकी प्रिंसिपल को लेकर के कार्ल मार्क्स ने जो है वो लेबर थ्योरी ऑफ, जो लेबर वैल्यू थ्योरीज को बोलते हैं, कि लेबर की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, और कैसे प्रॉफिट जो है वो लेबर वैल्यू का एक पार्ट चुरा लिया था। वो रिकार्डो के ही थॉट्स उन्होंने लिया था, जिन्होंने कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन लिखा था। मतलब लिबरल कैपिटलिज्म की ये भी एक थ्योरिस्ट हैं इकोनॉमी के। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमी के एक बहुत बड़े एक प्रोपोनेंट रहे हैं, और उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे लिखा है। इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो एकदम सुपर ऑर्बिट है कि द सार्क डिकेड ऑफ चाइल्ड वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, तो ये सब तो क्वेश्चन, लेकिन अभी एसएयू के जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्क ने जो है 1990 को ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया, और डिकेड जो थी 1991 से 2000 उसको डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड डिक्लेयर किया। तो ठीक है, आप जस्ट इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, वैसे तो मैंने इसको ऑर्बिट कहा है, लेकिन एक बार यदि आप जान लेंगे, ये लाइन बड़ा प्यारा है, लेफ्ट ओवर बाय हिस्ट्री, लेफ्ट ओवर फॉर हिस्ट्री, एंड इट इज अप टू द डूअर टू अनडू द नॉट, इट टेक्स टू टू अनडू ए नॉट। ये चाइनीज में कहा गया था, लेकिन उसको इंग्लिश अनुवाद है, और ये बात जो है वो इंडिया चाइना पे लागू होती है। आई होप कि आप इसको फ्रीज कर लेते होंगे, पॉज कर लेते होंगे, फिर गेस करते होंगे, मेरी बात को सुनते होंगे। इसी तरह से इस तरह के वीडियो को देखने से आपको फायदा होगा। तो आपने यदि गेस कर लिया है इंडिया चाइना तो ठीक है, नहीं किया है तो जान लीजिए ये बेसिकली चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने परहैप्स कहा था। इसका मायने क्या होता है कि जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, वो एक हिस्टोरिकल लिगेसी है। ये एक हिस्टोरिकल मिसचीफ जो है वो इंग्लैंड करके चला गया है, और उसको जो है सुलझाने में ये हम उलझ पड़े हैं चाइना से। एक वॉर भी हो चुका है, अभी भी तानातानी होती रहती है। वही बात यहाँ लिखी गई है कि भाई इस गांठ को सुलझाना तो हमें ही होगा, क्योंकि ये छोड़ दिया गया है, हिस्ट्री ने हमारे लिए छोड़ दिया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हेनरी फायोल ने दिया है, गुलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्प के फॉर्म में, और बहुत सारे थिंकर ने दिया है। उसमें से यूनिटी ऑफ कमांड भी है, डेलीगेशन है, हिरार्की है, डेवलपमेंट जो है कोई
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो डेवलपमेंट को ठीक मार लीजिए। हु इज कॉल्ड द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है जीके का। श्रीधरन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि श्रीधरन इतने महान ब्यूरोक्रेट रहे, टेक्नोक्रेट रहे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मेट्रो को उन्होंने इंडिया में लागू किया, चालू किया, दिल्ली में बहुत जगह उन्होंने इंस्पायर किया, लेकिन जब ये केरला में चुनाव खड़े हुए तो इनकी जमानत जब्त हो गई। मतलब ये शो करता है, टीएन शेषन भी चुनाव में खड़े हुए थे, जमानत जब्त हो गई थी, और लोहिया को जीतने में बहुत दिक्कत हुई थी, वो भी हार जाते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना, एक अच्छा व्यक्ति होना और एक अच्छा पॉलिटिशियन होना, दोनों एक ही बात नहीं है। जो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अलग बॉल गेम है, उसको खेलने के लिए अलग ही टैलेंट चाहिए, उसकी अच्छाई से सीधा नाता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोंकण रेलवे जो है, पहले दिल्ली मेट्रो के पहले उन्होंने कोंकण रेलवे, जो बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था क्योंकि उसमें इतने सारे पहाड़ को काट के टनल बनाए गए थे, वो उन्होंने किया था। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इज हेडेड बाय, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बहुत कारणों से न्यूज में आ जाता है। कोका कोला में जो पेस्टिसाइड मिले उसके उस पे आ गया था, कई कई तरह से ये कंट्रोवर्सी और अच्छे और बुरे दोनों में रहता है। इसके जो चीफ हैं वो सुनीता नारायण है, तो जानना चाहिए आपको। सीएससी के बारे में यहाँ लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ, पहले तो रूल कहना जो है ठीक है, प्राइम मिनिस्टरशिप कहा जा सकता था, एनीवेज। और ये जो है मिनिस्ट्री नहीं थी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत ढंग से फ्रेम हुआ है, पहले डिपार्टमेंट बना था, वो कहना चाहते हैं राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी के टाइम में 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना था, एक सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं थी। बाद में इसको 2006 में जो है एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया। तो उस समय तो मनमोहन सिंह थे जिसका कि इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ही उठपटांग बन गया, यहाँ राजीव गांधी होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री नहीं। ये एक अगेन एक टिटबिट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली मेट्रो में एक वुमेन की वॉइस है, एक मेल की वॉइस है। आप लोग सब सुनते होंगे, जो मेरे स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो से ट्रेवल करते होंगे, आपके मन में भी आता होगा ये किसकी वॉइस है। जो वुमेन की वॉइस है, रिनी सिमोन खन्ना, ये न्यूज पढ़ती थी दूरदर्शन पे, और समी नारंग जो है वो मेल वॉइस है। शमी नारंग अभी भी कभी कभी आते हैं 26 जनवरी सब में बोलने के लिए, तो यहाँ पे तो आपको मेल वॉइस पूछा जा रहा है, तो समी नारंग, लेकिन फीमेल भी जान लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, दास को वहां पे द कैपिटल कह सकते हैं, तो द कैपिटल जो है वो आपको पता है। इससे अब आसान क्वेश्चन, सब लड्डू क्वेश्चन कहलाता है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यू नो। कार्ल मार्क्स, वो सबसे बाद की उनकी बुक है जिसमें कैपिटलिज्म को उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है। इंडिया सेक्स रेशियो एज पर 2001 सेंसस, आई डोंट नो कि 2020 के क्वेश्चन में 2011 का, इतने 9 साल पहले का, ठीक है, उस समय तो 2021 की सेंसस हुई नहीं थी। तो यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो आप 933, मुझे लगता है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, यही होगा। केरला का जो है केरला 1084 है, मतलब कि यहाँ पे केरला ऐसे कुछ ही स्टेट में है जहाँ पे वुमेन जो है मेल से फीमेल मेल से ज्यादा है, और लोएस्ट जो है हरियाणा में है, मतलब केवल 1000 मेल पे केवल 877 फीमेल है। तो क्योंकि हो सकता है कि वहां पे फीमेल 40 भी होता है, राजस्थान हरियाणा में अब कम हो गया होगा। द लास्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वाज हेल्ड एट बीजिंग इन द ईयर, ये मैंने कई जगह अपने गाइड में भी बताया है, और यहाँ तो मैंने पूरा दे ही दिया है। फर्स्ट मैक्सिको में, फिर सेकेंड कोपेनहेगन, नैरोबी, बीजिंग। 1995 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन के तहत ये होती थी, 1995 के बाद नहीं हुआ है, तो 1995 इसको याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट एडिशन टू द लास्ट लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट हैज बीन, तो अभी जो हाल में ह्यूमन राइट में तो जुड़ते ही चला जा रहा है, उसमें जो अभी हाल में जुड़ा है, हाल के डिकेड में कर लीजिए, वो है राइट टू डेवलपमेंट। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू डेवलपमेंट जो है, जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया 1986 में। द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, मतलब ये है कि द प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है, तो वो किसको रेजिग्नेशन सौंपेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई लोगों को लगता होगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उनको सौंपेगा, कोई सोचता होगा प्राइम मिनिस्टर को सौंपेगा, नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। यहाँ पे एक पेयर बनता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, सेम पेयर बनता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर अपना सौंपते हैं डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। रेड से है, इसका मतलब उटपटांग क्वेश्चन होगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व लोकसभा एंड अनाउंस फ्रेश इलेक्शन।
हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट हैज बीन एडवाइज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अब ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क में कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आप इस बार पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 83(2) कहती है कि जो हमारा लोकसभा है वो 5 साल के लिए बनेगा यदि वो पहले डिसॉल्व नहीं हो गया, जिसकी की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यदि सहमत हो तो उसको डिसॉल्व किया सकता है। अब आपको यदि याद हो तो जैसे पहली बार जो है 19 जो प्री मेच्योर मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहली बार 1971 में इंदिरा गांधी ने प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कराया, फिर 79 में चरण सिंह थे वहां पे हुआ, 1991 में जो है आपको याद होगा वीपी सिंह की सरकार गिरी थी तो वहां पे हुआ था, 1996 में देवगौड़ा, 98 में गुजराल और 99 में यहाँ पे तो वाजपेयी जी आ गए थे, वाजपेयी जी 2 बार उनको डिसॉल्व करना पड़ा था। तो यदि देखेंगे तो 6 बार हुआ है। अब यहाँ कोई 6 तो इसमें है नहीं, प्री मैच्योर भी नहीं लिखा हुआ है, केवल डिसोल्यूशन लिखा हुआ है। डिसोल्यूशन तो हर बार होती है, इवन पूरा 5 साल हो जाता है तब भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं डिसोल्यूशन की। तो आई डोंट नो ये क्या कहना चाहता है। एनीवेज 21 number, the Constituent Assembly appointed drafting committee to draft Constitution of India under leadership। ये पूछता है, मतलब सिंपल जो लड्डू क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये हर कोई जानता है कि B.R. अम्बेडकर थे। अब यहाँ पे जो है मैंने अपने ही गाइड से पूरा दे दिया, आप पढ़ लीजिए। ये कितने ही एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी नेहरू जी थे, प्रोविंशियल के वल्लभ भाई, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा पढ़ लीजिए इसको। इवन यहां तक पढ़ लीजिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, कौन कौन मेंबर थे वो भी पढ़ लीजिए। वो भी कुछ ऑर्बिट क्वेश्चन में आपको पूछा सकता है, यदि आपको मेमोरी पे अपनी भरोसा है तो सब पढ़ लीजिए। ऑल मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू, मतलब ये क्वेश्चन हिंदी में देखिए ये कहता है कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ जितना भी खनिज हो या कोई सिक्का मिल गया, कोई खजाना मिल गया, ये सब मिल गया। इवन इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल तक, वहां पे भी कुछ मिल गया, तो वो किसका होगा, स्टेट का होगा कि यूनियन का। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, यूनियन को हमेशा अधिक ताकत पावर दी गई, तो ये यूनियन के पास इसको रखा जाता है। तो पार्लियामेंट चलिए यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो यूनियन के पास। यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअल रिपोर्ट टू द, देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यूपीएससी हो, कैग हो, इस टाइप की जितनी बॉडी हैं, वो सब अपनी रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को पहले सौंपते हैं, अपने काम का लेखा जोखा देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर उसको जो है पार्लियामेंट में के फ्लोर पे रखते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट्री जो है वो सुपरविजन होती है इन सब ऑटोनोमस बॉडीज पे अल्टीमेटली, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्टीमेटली ये माना जाता है कि पीपल ने कंट्रोल किया इन सब इंस्टीट्यूशंस को, तो प्रेसिडेंट। और इसमें जो आर्टिकल है वो भी जान लीजिए, आर्टिकल 297 है, इसको याद भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। कई बार आपको पूछा सकता है टफ क्वेश्चन कि किस आर्टिकल के तहत ये जो मिनरल एंड अदर्स जो मिलती है वो यूनियन में वेस्ट होती है, उसकी जो संपत्ति जो है वो। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपको पता है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। ये केवल यही केवल आपको याद नहीं रखना है, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये तीन जो वर्ड था, ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में लाया था। इसके अलावा जो 25th अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोलकनाथ केस को काउंटर करने के लाया गया था। इसने जो 2 डीपीएसपी थे 39BC जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से संबंधित हैं, उनको फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा गया था, जो अभी भी ऊपर है 14 और 19 के ऊपर, लेकिन उस समय सबके ऊपर रख दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी को कटिल किया गया था। बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को जो है आर्टिकल 300A, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ढकेल दिया गया। अब ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। पहले वो आर्टिकल 31 के तहत फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी 1978 के पहले। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन among the following phrases was coined by Francis Fukuyama in 1992। मैंने जैसा आपको कहा है कि हार्डली कोई पेपर ऐसा होता है जो मैं एनालाइज करता हूं उसमें फ्रांसिस फुकुआमा जी नहीं आते हैं और उनका एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं आता है, तो यहाँ भी वो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए फ्रांसिस फुकुआमा जी यहाँ पे हैं। उनकी जो थेसिस थी या जो फ्रेज था एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैन, तो समझिए इसका नाम था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। बेसिकली इसमें वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन का जो सोशल अरेंजमेंट है उसका जो पिनेकल
जो हाईएस्ट फॉर्म जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म है, वो अटेन हो गया आफ्टर द डिमाइस ऑफ कोल्ड वॉर या डिमाइस ऑफ यूएसएसआर। अब कोई आइडियोलॉजी का कोई जर्नी हिस्टोरिकल बचा नहीं, अब एंड ऑफ हिस्ट्री है एज फार एज आइडियोलॉजिकल जर्नी ऑफ ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट इज कंसर्न। इसके अलावा हटिंगटन का जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन भी जान लीजिए। अभी हाल में मैंने देखा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूजीसी नेट में था कि डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन किसने कहा था, तो वो खातामी, उनका पहला नाम देख लीजिएगा, वो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था। वो भी एक अब अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। और डैनियल बेल ने 1916 में एंड ऑफ आइडियोलॉजी नाम की बुक लिखी, जो यहाँ आपको दिखता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली तो अभी चल रहा है इंडिया में, मोदी जी भी इसको कहते हैं। पीआईएल का पूरा फॉर्म क्या होता है? पीआईएल आपको दायर होती है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके मायने क्या होते हैं कि मान लीजिए गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती को मान लीजिए बुलडोजर से गिराया जा रहा है। अब झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से रहे, उसके बिहाफ में यदि कोई बड़ा लॉयर जो है सुप्रीम कोर्ट का यदि वो दायर कर देता है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। मतलब दूसरे के बिहाफ में यदि कोर्ट में कोई केस दायर करता है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पीआईएल के जो जनक हैं इंडिया में, वो जगदीश पीएन भगवती हैं। 1979 में फर्स्ट पीआईएल फाइल हुआ था। ये सब क्वेश्चन बनता है। और पीआईएल ने ही बर्थ दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म को, क्योंकि पीआईएल जो है वो सब चीज पे की जाती है कि नाली साफ नहीं हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव के काम पे जो है पीआईएल किया जाता है। और कोर्ट तो कई बार सुओ मोटो जो है पीआईएल ले लेती है, सोचती है जब कुछ हो रहा है तो वहां के सामने से लखीमपुर खेरी केस हुआ तो खुद भी ले सकती है अपने ऊपर वो। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी साइंस वाज लॉन्च्ड इन, इससे दो क्वेश्चन इसी में पूछा गया है। देखिए हैरोल्ड लैसवेल जो है वो एक जनक माने जाते हैं पॉलिसी साइंस के। इन्होंने वो भी बुक लिखा था कि पॉलिटिक्स हु व्हाट एंड हाउ, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ एंड हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इसका पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट कैसे फुलफिल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, इनकम, पावर, वही पॉलिटिक्स का गेम है। तो हैरोल्ड लैसवेल जो है वो पॉलिसी साइंस के भी फादर कहलाते हैं। इन्होंने 1950s में जो है पॉलिसी साइंस को अपने बुक, अपने थीसिस से जो है काफी प्रोमिनेंस में लाया। तो ये क्वेश्चन 1950 हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो आगे आपको मिलेगा कि हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द पॉलिसी साइंस, तो हैरोल्ड लैसवेल। 28 नंबर देखिए, द सिस्टम अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो सिस्टम अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस में पर्टिकुलरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो डेविड ईस्टन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, आई होप। बर्ट्रैंड रसल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे, पॉलीमैथ थे, मतलब कि इनका बहुत ज्ञान बहुत सारे विधाओं में था। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी लिखा। आइवर जेनिंग्स की नॉवेल कई लोग आप में शायद देखा होगा, सुना भी या पढ़ा होगा। वो नॉवेल भी लिखते थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उस पे वो उनकी जो है बहुत ही ख्याति थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत बड़े वो चैंपियन थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है इस तरह से डिफाइन किया था। इसको आप डेफिनेशन को देख लीजिए, कई जगह पूछा जाता है। थॉमस डाई जो है उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के बारे में ये बात कही थी जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ही डिफाइन पब्लिक पॉलिसी एज एनीथिंग ए गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। ये बहुत फेमस डेफिनेशन है पब्लिक पॉलिसी का थॉमस डाई द्वारा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन देयर इंक्लूडेड इनटू द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही जान लीजिए। 7th शेड्यूल जो है और आर्टिकल 246, ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूं लेकिन देख लीजिएगा, ये दोनों मिल करके जो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। इसमें 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट में अब 100 सब्जेक्ट हैं, पहले 97 था तो 3 बढ़ गया +3। जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 है, वो पहले 66 था, 5 सब्जेक्ट घट गए। तो आप देख सकते हैं कैसे स्टेट की पावर जो है वो घट रही है, यूनियन की पावर बढ़ रही है। और कंकरेंट लिस्ट पहले 47 थे, वो भी बढ़ करके 52 हो गए हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कंकरेंट से मतलब कंकरेंट में जोड़े गए हैं स्टेट लिस्ट से, ये आप जो है मेरे गाइड में पढ़ सकते हैं, कई जगह मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट कितना हो जाएगा 61। अब यहाँ 61 तो कहीं है नहीं, ये पहले का 66 दिया है, इसलिए गलत क्वेश्चन है, ये होना चाहिए 61। द पॉलिटिकल 30 नंबर क्वेश्चन पर द पॉलिटिकल अफेयर कमिटी इज, मतलब पॉलिटिकल अफेयर कमिटी क्या है? क्या ये पार्लियामेंट्री कमिटी है? नहीं। क्या ये कैबिनेट कमिटी है? यस।
अब बाकी तो छोड़ दीजिए। तो कैबिनेट कमेटी इतने सारे हैं, अभी मैंने आपको बताया एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीए सीसीपीए, बहुत सारे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है और पॉलिटिकल अफेयर्स है, सीसीपीओ जो यहाँ पे दिया गया है। द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, अब तो प्लानिंग कमीशन हिस्ट्री में चला गया, नीति आयोग आ गई है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, और प्लानिंग कमीशन जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और सेम इज विथ नीति आयोग, वो भी जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी ना तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन नाम का आपको कोई आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कोई एक्ट है पार्लियामेंट से पास जो कि प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात करती है। तो एनडीसी जो है और प्लानिंग कमीशन दोनों जो है नेहरू जी ने जस्ट एज कैबिनेट के फैसले से बनाया था। Who authored the first टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट बुक जो था 1926 में एलडी वाइट की डेफिनेशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत फेमस है, उन्होंने बुक लिखा था, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बहुत उसका प्रचार प्रसार हुआ, फैला हुआ। सेकेंड बुक जो है विलबॉय ने लिखा था, विलकबाय, अब जैसा इसको पढ़े विलाबाय, WF विलाबाय, मेरे प्रोनाउंसिएशन मत जाइए वो गलत है। ये सेकंड टेक्स्ट बुक बनाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट बुक दोनों को देख लीजिए, कई जगह आपको मैच करने में हेल्प होता है, कई जगह ये डायरेक्ट पूछा जाता है जैसे यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 64 नंबर क्वेश्चन, टू रिप्लेस, why 64 is here I don't know, कुछ कॉपी पेस्ट में होगा। टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग वाज, अच्छा इसके चलते प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए नीति आयोग आया, मतलब उसके बदले आया, वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। कब बना? तो ये बना था 2015, 1 जनवरी 2015 को। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यू वारंटो इज रिट फॉर। कई बार मैंने आपको बताया है क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, गाइड में मैंने दिया है 5 टाइप के रिट होते हैं। पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, बिया कॉर्पस। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यदि किसी ने अरेस्ट कर लिया है, डिटेंशन में है, चाहे प्राइवेट, किसी ने किडनैप कर लिया है, तब भी आप कोर्ट में जा सकते हैं प्रोड्यूस द बॉडी के लिए। मंडोमस मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो एज पर रूल ये एक्ट करें, यदि उनको नाली में से साफ करवाना है, सैनिटेशन करें, डिमोलिशन करना है करें, गलत ना करें। मंडोमस होता है मतलब वी कमांड। कुओ वारंटो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब होता है कि आपका उस ऑफिस पे क्या हक है जहां बैठे हुए हो। जैसे कोई यदि केस दायर करे कि सीएजी जो इंडिया के हैं वो गलत अपॉइंट हो गया, वो एज पर रूल उनको अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उनसे वो क्वेश्चन कोर्ट नोटिस पूछ सकता है, उसको कुओ वारंटो बोलते हैं। प्रोविजन सर्ट्यूरी जो है लोअर कोर्ट पे हायर कोर्ट का एक तरह से कंट्रोल है, प्रोविजन में रोक दिया जाता है, सर्ट्यूरी में हायर कोर्ट ले लेती है अपने अंदर में यदि जुरिडिक्शन क्रॉस हो रहा हो तो। ये सारे रिट जो हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गार्जियन या गारंटर बन जाता है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर बन जाता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये रिट जारी करती है। तो यहाँ पे आप खोज लीजिए। सो ये जो है, ये वाली जो है ये हैबिया कॉर्पस है। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ पब्लिक फंक्शनरी मंडमस है। अब ये है क्वो वारंटो, जो पर्सन किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसको पूछा जाना कि भाई क्या राइट है तुमको इस ऑफिस को ऑक्युपाई करने का, बताओ। ये तो मंडोमस है, तो फिर ये क्या है? द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय ए पब्लिक फंक्शनरी। चलिए देख लीजिएगा। The model for strengthening the network of grievance redressal mechanism and an effective system of citizen charter is called। ये क्वेश्चन कहीं कहीं छिटक के आता रहता है। सेवोत्तम के बारे में जान लीजिए। सेवोत्तम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह का एक प्रयास है जिसमें कि 3 कंपोनेंट है इसके पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए, कि सिटीजन चार्टर और सर्विस स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। सिटीजन चार्टर मतलब आपको बोर्ड मिले कि आपके क्या राइट है एज ए सिटीजन इस संस्था के लिए। बैंक में जाए तो लिखा रहेगा 10 मिनट में आपको ड्राफ्ट बन जाएगा, लाइक दैट। पब्लिक ग्रीवांस, आप पता है पब्लिक ग्रीवांस, यदि किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आपको कोई शिकायत है तो आप जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल जो पब्लिक पीजी पोर्टल का आती है वहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी इनेबलर जो है, कैसे मतलब सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट की फास्ट हो सकती है, तो सेवोत्तम याद कर लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कैपिटल रीजन कितने स्टेट के द्वारा घिरा हुआ है? तो आपको पता है कि दिल्ली से जो सटा हुआ है फरीदाबाद,
तो वो हरियाणा में है, देन गुड़गांव हरियाणा में है, पलवल एंड अदर जो है वो राजस्थान में है, और उत्तर प्रदेश तो आप देख सकते हैं कि कितने स्टेट हो गए, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, तो 3 स्टेट से जो है ये एनसीआर रीजन घिरा हुआ है। हु वॉज द पायनियर ऑफ पब्लिक पॉलिसी साइंस इन सोशल साइंस, तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया हैरोल्ड लैसवेल, हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे जो अलग और हैं, जॉन पिफनर हैं, इनके बारे में जान लीजिए, इन्होंने बुक जो लिखा है पढ़ लीजिए। विलक बॉय के बारे में फिर से एक बार जान लीजिए, एक बार फिर से यहाँ पे है, कार्ल मार्क्स एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ, तो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दिया है उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ये बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है, इसके चलते मैंने दिया है कि एफएम मार्क्स जो है, जिसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिज मॉर्स्टन, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था और कई पीजीईटी में पूछा जाता है कि उन्होंने 4 टाइप के ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया था, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट, पैट्रोनेज एंड मेरिट ब्यूरोक्रेसी। इसको पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को स्पाइल सिस्टम भी कहते हैं। अमेरिका में जो है ये चलता था एक समय में जब प्रेसिडेंट जैक्सन थे, और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये वाला डेट को देख लीजिए, मुझे लग रहा है कुछ इसमें है परेशानी, इसको देखिएगा, क्योंकि 1883 में आया था पेंडल्टन, तो ये 1828 नहीं हो सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये दोनों पेंडल्टन एक्ट के बारे में पूछा जाता है, उससे जो है उस सिस्टम को हटा करके पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को मेरिट सिस्टम यूएस में लाया गया। इसके क्रम भी पूछा जाता है यूजीसी नेट में, तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है कि एफएम मार्क्स ने जो 4 टाइप के ब्यूरोक्रेसी दिए उसका सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस भी यही है, इसको आप रट भी सकते हैं, लेकिन आपको पीजी एंट्रेंस टेस्ट में इतना दूर तक नहीं पूछा जाएगा, यहाँ सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। An employee is responsible to one supervisor who in turn is responsible to only one supervisor, मतलब कि हर सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट उसका एक ही दुनिया में बॉस है, 2 बॉस नहीं है, बॉस है, ऐसा नहीं कि 2 बॉस है। इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मिलिट्री से आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको अपनाया जाता है। जनरली यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक नहीं किया जाता, लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पे कि आपके 2 बॉस हो जाते हैं, एक टेक्निकल बॉस और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस, ऐसा होता है, वहां यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक करना पड़ता है, जैसे कि हर्बर्ट साइमन ने भी यही कहा था। द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी जो इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और मेंबर कितने साल के अपॉइंट होते हैं, 6 साल के लिए, और 65 साल जो पहले हो, स्टेट में 62 साल। 38 देखिए, आर्टिकल 315 जो है से लेके 323 ये पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, ये भी पूछा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, ए सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर बाय कीपिंग द मेंबर्स, चलिए हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लैंड में एक सिस्टम लाया गया कि जो पार्लियामेंट्रियन है या लेजिस्लेचर है, वो जो है किसी भी लोभ से दूर रहें, जहां की वो कमाने उमाने की उनको बात हो, इसलिए उनको कोई भी जॉब करने नहीं दिया जाता है। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी यही माना जाता है कि कोई भी लेजिस्लेचर जो है, यदि उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन करना है, एक्सेप्ट मंत्री वो बन सकता है यदि उसको, लेकिन और कोई वो जॉब जो है नहीं ले सकता है, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डॉक्ट्राइन बोलते हैं। मतलब कि आप कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि आप फिर बायस्ड हो जाओगे, आप कानून नहीं बना पाओगे इंडिपेंडेंट वे में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो मनी बिल के बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 109 में, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीली अवेलेबल है। और जरूर मैं अपने हर स्टूडेंट से बोलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड करके और आर्टिकल को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ये मनी बिल जो है वो बिल होती है जिसमें कि टैक्सेशन, पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने, इन सब की बातें होती है। और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो इसलिए लोकसभा जो कि पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, उसको इसमें ज्यादा पावर दी गई है राज्यसभा से, तो ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा को इसमें और भी पावर है कि यदि लोकसभा पास कर दे मनी बिल को, तो फिर राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। राज्यसभा यदि कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करती है तो लोकसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, फिर भी वो पास माना जाएगा। इसके अलावा मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सर्टिफाई द मनी बिल, ये कौन कहेगा कि ये मनी बिल है, तो वो पूरी पावर जो है लोकसभा के स्पीकर को है। इसमें एक आपको बात बता दें कि जो आधार एक्ट था वो मनी बिल के तहत किया गया था, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन चूंकि ये पावर स्पीकर को दिया गया, उन्होंने एक बार ठप्पा लगा दिया कि आधार एक्ट जो बिल जो है वो मनी बिल है, तो फिर मनी बिल है। Who among the following vice chancellor of Jamia Millia Islamia became a president of India later on? तो जामिया का क्वेश्चन है, तो अपना वो पूछ रहे हैं कि उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। Which of the following state does not, आप यहाँ पे ये भी जाने कि नजीब जंग जो है ये भी वाइस चांसलर है और बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर।
Which of the following states does not provide seat reserved for women in their urban local body? ये क्वेश्चन मैं सिंपली छोड़ रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग आज के डेट में नहीं है, खोज लीजिए यदि आपको इंटरेस्ट है तो। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पहले क्या नाम था? इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक आप इंदिरा, राजीव, ये सब नाम को हटा करके अभी प्रधानमंत्री जोड़ा गया है। नाबार्ड एज एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर। नाबार्ड के बारे में जरूर जान लीजिए। नाबार्ड जो है वो, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये एपेक्स एक रेगुलेटरी बॉडी भी है, और वो लाइसेंसिंग रीजनल रूरल बैंक की भी करती है, और वो जो है लोन भी देती है, जो यहाँ पे लिखा गया है, फाइनेंस भी करती है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड बैंकर्स का बैंक है। जैसे स्टेट बैंक यदि रूरल डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए 5,000 करोड़ का लोन देगी, तो उसकी गारंटी जो है नाबार्ड देता है कि डूब जाएगा तो तुमको हम बचाएंगे। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये यूएसए में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, पूछा जाता है। पॉलिटिक्स किसने लिखा है? अब इससे आसान क्वेश्चन एक स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्या हो सकता है? यू नो, एरिस्टोटल। यहाँ पे ये भी जानिए कि प्लाटो की बुक का नाम था रिपब्लिक, थॉमस हॉब्स का लेवाइथन, लॉक का सेकेंड ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट, और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने जो है इमिली नाम की भी जो है बुक लिखी थी, एजुकेशनल ट्रीटीज, एजुकेशन पे कहलाती है। द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2 वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन, कब किया गया था? 1998 में किया गया था। यहाँ ये भी आप जानिए कि 1974 में पहला किया गया था। उसका कोड नेम था स्पाइडिंग बुद्धा। चूंकि ये बड़ा पिकुलियर नेम है, इसलिए ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन छुपा हुआ है ऑपरेशन शक्ति। सेकंड जो पोखरण टेस्ट हुआ उसको ऑपरेशन शक्ति कहा गया। फर्स्ट इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। और इसमें मेजर जो जो टेक्नोक्रेट थे, जिनका हाथ था, वो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वो मिसाइल मैन कहलाते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, जो ऑपरेशन शक्ति के मेन इंजीनियर थे। हु यूज द कैरिकेचर ऑफ ए कॉमन मैन? किसने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में सालों साल जो है कॉमन मैन का ऐसा कैरिकेचर बनाया और घर घर में वो पॉपुलर हो गए? वो कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण कॉमन मैन के चलते ही इतने वो पॉपुलर हुए। कम्यून एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट लोअर लेवल आर फंक्शनल इन। कहां पे कम्यून जो है फंक्शनल है? तो कम्यून जो है वो फ्रांस में फंक्शनल है। अब ये सुनने में तो लगता है कि ये कोई कम्युनिस्ट ये है और चाइना या रसिया में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये जो है फ्रांस में है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं। वहां पे जो 3 लेयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट होते हैं फ्रांस में, उसको कम्यून कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको पता है एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी न्यूज में भी था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उसकी कुछ एक तरह का पंगा जैसा हुआ था। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ह्यूमन राइट पे क्वेश्चन हर गवर्नमेंट को करती है, तो उस पर थोड़ी बहुत जो है वो गवर्नमेंट से तानातानी उसकी होती रहती है। ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। यहाँ मैंने लिखा भी है एनएसटी। 49 नंबर क्वेश्चन है, ए पोजे ऑफ इग्नोरेंस एज्यूम्ड इन ऑर्डर टू इंटीस। मतलब चलिए हिंदी में बोलते हैं, मतलब आप अपने को बुद्धू बन करके जो है वो आप दूसरे को जो है एक्साइट करते हैं कि वो कुछ ऐसा बात बोल दे जिसको कि बाद में पकड़ के आप उसको बातचीत में, आर्गुमेंट में हरा सकें। तो इस तरह का जो 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 एक विधा होती है उसको सॉक्रेटिक आयरनी बोलते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल इस टाइप का हो सकता है कि जैसे कोर्ट रूम में कई बार होता है कि आप जो वकील होता है वो आपको बातों बातों में इस टाइप का पूछेगा, आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर आपके अगेंस्ट में उसको यूज किया जाएगा। तो सॉक्रेटिक आयरनी। सॉक्रेटिक के साथ में काफी डायलॉग से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। आपको पता है कि सॉक्रेटिक जो डायलॉग है उसमें वो जो कंट्राडिक्शंस होते थे, जिसको कि डायलेक्टिक बाद में कहा गया, उससे भी, जैसे कि जस्टिस क्या नहीं है, तो इस पे चर्चा हो रही है। मतलब पहले कि जस्टिस क्या है, इससे सॉक्रेट्स जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि ये जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस नहीं, ये जस्टिस नहीं है, लाइक दैट, एंड देन यू अराइव कि जस्टिस क्या है। भारतीय जनता पार्टी कब स्टैब्लिश किया गया? क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया क्योंकि इसमें कोई भी डेट में नहीं है। 1980 में हुई थी, उसमें से ऑप्शन कोई सही नहीं। आईएलओ कन्वेंशन C77 किससे रिलेटेड है? तो ये जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इसके बारे में और आप नेट पे जाके काफी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा अरबी टाइप का क्वेश्चन है। 200 बर्थ एनिवर्सरी मिर्जा गालिब का मनाया गया इंडिया में, तो वो
किस और कंट्री में साथ में मनाया गया? ये भी एक अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में इस तरह के जितने शेर व शायर हुए, उनका ईरान से बहुत गहरा नाता था। तो इवन मोहम्मद इकबाल को जो है ईरान में भी काफी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ईरान का कल्चर क्यों था, पर्सियन, ये सब पर्सियन लैंग्वेज में लिखते थे। मिर्जा गालिब भी लिखते थे उर्दू पर्सियन। और पर्सियन लैंग्वेज कहाँ से आया? पूरा जो मुगल जो शासन चलता था वो पर्सियन लैंग्वेज में चलता था। हम लोग के यहाँ फारसी लैंग्वेज को हिंदी में बोलते थे, वो बहुत ही इंग्लिश के जैसा, जैसे अभी अंग्रेजी का दौर है, वैसे मुगल काल में या जब मुस्लिम शासन था इंडिया में करीब 500 साल, तो उस समय में जो है फारसी लैंग्वेज जो है वो राजाओं के राज दरबारों की लैंग्वेज थी। तो इसलिए ईरान आप गेस कर सकते हैं वही सही है। सुप्रीम राडा जो है ये कहाँ का पार्लियामेंट है? ये अभी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन हो गया, इसलिए क्योंकि सुप्रीम राडा जो है वो यूक्रेन के पार्लियामेंट है। और आपको पता है कि यूक्रेन किस मुसीबत से गुजर रहा है। अभी सारा वर्ल्ड न्यूज यूक्रेन के बारे में होता है, तो अभी उसके पार्लियामेंट का नाम जो है आज के दौर में ये एक रिलेवेंट क्वेश्चन बन गया है, इसको याद कर लीजिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इंडिया में कब अनाउंस किया गया? ये भी एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा उसमें 1976 में फर्स्ट किया गया था, यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है। कैरो जो है वो कहाँ की कैपिटल है? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। कैरो जो है इजिप्ट की कैपिटल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव किया जाना है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 से लेके 30 के बीच में अचीव किया जाना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, ये सब तो अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 45 के बीच में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेंबर इसमें से कौन नहीं है? तो आपको पता है कि स्वीडन नहीं है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें स्वीडन कहां से आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट ए पार्टी टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल एक ही कंट्री न्यूट्रल था, वो था ईरान। अभी हमने ईरान का जिक्र किया, वही उसने जो वहां पे रजा शाह पहलवी उसके होते थे किंग, उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी रखी थी। क्या न्यूट्रलिटी थी, लेकिन दोनों ही तरफ से उन पे अटैक हुआ था। तेहरान कॉन्फ्रेंस को भी याद कर लीजिए 1943 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज? तो इसमें से ये सब तो नहीं मिला था, हर्बर्ट साइमन को मिला था। हर्बर्ट साइमन के बारे में मैंने यहाँ काफी चीज दिया है, बॉन्डेड रैशनैलिटी, सेटिस्फाइसर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको 78 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिला। उनको मिला किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, जबकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे। तो उनका जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, वो एक मास्टर पीस है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। इसके अलावा ये भी जानिए कि हर्बर्ट साइमन ने जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सल साइंटिफिक माना जाता था, टेलर, वेबर, इन सब की, फेओल, उसको उन्होंने एक प्रोवर्ब और मिथ का नाम दिया था। ये भी एक बात है। और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो मेथड है उसको अपनाते थे। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर रोड मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। राइट टू एजुकेशन, तो आप देख रहे हैं कि ये ना आपको कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री में पूछा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है वो जान लीजिए, या नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस ऐसे ही जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, इसी प्रैक्टिस के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, 2009 में। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने कि राइट टू एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता बनाया, वो 2002 में ही जो है वो पास हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे आरटी दिया गया। लेकिन उसके 7 साल बाद जो है वो आरटी एक्ट पास हुआ। एक्ट बनाने में इतना टाइम लग गया। आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि 86th अमेंडमेंट में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। उस समय तक फंडामेंटल ड्यूटी केवल 10 थे आर्टिकल 51A के तहत। उसमें जो है उसमें 51A ही है, चेक कर लीजिएगा, या 52A है? 51A उसमें 11वां ड्यूटी ये जोड़ा गया कि 14 साल से कम के बच्चों को पेरेंट जो है वो स्कूल जरूर भेजेंगे, इंश्योर करेंगे। ये क्वेश्चन भी गलत फ्रेम हो गया है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो मैं खोज नहीं पाया, लेकिन हाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जरूर खोज पाया, वो कलकत्ता में है, उसकी हेडक्वार्टर आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं, खोज लीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया गया? अभी इतना डिफिकल्ट, ये सब दिसंबर 12, 9, 10, तो दिसंबर 9 को किया गया, ठीक है, याद कर लीजिए। उस समय में रिलेवेंट होगा, अब तो पूछा नहीं जाएगा। ये क्या था, इसके बारे में जरूर जान लीजिए। और क्यों कंट्रोवर्सी हुई? क्योंकि इसमें
मुस्लिम छूटा हुआ है। तो ये हुआ कि आप सिटीजनशिप जो है वो धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे हैं, जो आर्टिकल जो 14 है राइट टू इक्वलिटी, उसको वो बाधित करती है। इस पे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तहत ये मामला अधीन पड़ा हुआ है, अभी भी इस पे सुनवाई पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक्ट टिकेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्टन मायो जो है वो कहा जा रहा है कि फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल में उनको इनवाइट किया गया, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट उनको करने के लिए कहा गया कि क्यों वहां पे प्रोडक्टिविटी जो है या लो हो रही है और टर्नओवर जो है, मतलब टर्नओवर मींस कि एम्प्लॉय भाग जा रहे हैं और मोरल लो हो गई है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को बाद में उन्होंने जो है हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट में और आगे बढ़ाया और उससे उन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रतिपादित किया या प्रोपाउंड किया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ टू कलेक्ट डेटा। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्सरी भी जान लीजिए, सबको पढ़ लीजिएगा। अब मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी डेटा मतलब यह है कि जो एकदम सीधा डायरेक्ट सोर्स से लिया जाता है, जैसे आपने किसी से इंटरव्यू लिया, सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, ये प्राइमरी डेटा है। और जो सेकेंडरी डेटा है वो प्राइमरी डेटा को जब पब्लिश लोग करते हैं जर्नल के फॉर्म में या रिसर्च के फॉर्म में, तो वो जो है सेकेंडरी डेटा बन जाती है, जितने जर्नल डेटा हैं, बुक्स जैसे हैं, जो जो रिसर्च पे बेस्ड है। और जो टर्सियरी है वो उस सेकेंडरी डेटा पे जो बेस्ड है, जैसे कि मेरा वीडियो जो है टर्सियरी इंफॉर्मेशन कहा जाएगा, कोई बुक भी जो है वो टर्सियरी है, लेकिन जो एकदम ओरिजिनल रिसर्च जर्नल है वो सेकेंडरी डेटा है। और जो यहाँ पे मैंने कहा कि डायरेक्टली जो आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन से लेते हैं वो प्राइमरी डेटा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा प्रोड्यूस की जाती है एक ऑथोरिटेटिव सर्वे के बाद, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे या सेंसस, वो प्राइमरी डेटा कहलाती है। जब तो ये हो गया नॉट ए प्राइमरी। तो इसमें आर्टिकल्स इन प्रोफेशनल जर्नल जो है नहीं है, बाकी लाइफ हिस्ट्री, इंटरव्यू, केस एनालिसिस, सब प्राइमरी डेटा है। जापानीज पार्लियामेंट का क्या नाम है? इसका नाम है डाइट। ये सब बहुत ही इजी जो है वो जीके का क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? अभी तो बहुत ही आसान, आपको पता होना चाहिए। ये जो बेसिकली रिलेटेड है हेल्थ से, हेल्थ में भी ये इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको जानना चाहिए, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ब्लैक बॉक्स, द टर्म ब्लैक बॉक्स वाज यूज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय। तो ये कौन जो है ब्लैक बॉक्स क्यों यूज किया जाता है सिस्टम अप्रोच में? क्योंकि इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, मतलब जो सिस्टम, इसमें अंदर जो है वो इनपुट, पॉलिटिकल सिस्टम भी आप समझ सकते हैं, आउटपुट, इनपुट जो है ईस्टर्न बोलते हैं, कॉन्सेंट एंड सपोर्ट के फॉर्म में आता है, और जो आउटपुट है वो रूल, रेगुलेशन, पब्लिक पॉलिसीज के फॉर्म में आता है। तो ये जो अंदर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लाइक पार्लियामेंट हुआ, जुडिशरी हुई एंड ऑल, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसको आप ब्लैक बॉक्स भी समझ सकते हैं। क्यों इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं? क्योंकि सिस्टम को समझने के लिए आपको सिस्टम के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मजेदार है, आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बिना उसके अंदर झांके हुए कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स टेक्निक कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय कमेटी 1957 में फॉर्म हुई थी, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, ये किस लिए हुई थी? तो ये बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सीडीपी नेहरू जी ने शुरू की थी 50s में, जिसके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते थे, उसके अध्ययन के, लेकिन वो अराइव कर गए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो उससे जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेंथन होगा। जो अदर कमेटी पीआरआई पे है, ये सब पढ़ लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने सब लिस्ट यहाँ पे दे दिया, उसकी ईयर भी दे दी है, सब पूछा जाता है। इसमें से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अशोक मेहता कमेटी जो है वो उसने 2 टीयर रिकमेंड किया था, और पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने के बाद पीआरआई को की थी पंचायती राज को। एलएम सिंघवी कमेटी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की बात की थी, और एक्चुअली माना गया बलवंत राय मेहता के 3 टीयर को ही जो है अल्टीमेटली माना गया, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला परिषद। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ पंचायत कितना है? ये 21 साल है। पार्लियामेंट का कितना है? लोकसभा का 25 साल और राज्यसभा का 30 साल। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल, प्रेसिडेंट गवर्नर। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेमोरेंडम 2015, द पैटर्न ऑफ फंड शेयरिंग ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। 2015 के बाद फाइनेंस कमीशन ने जो पैटर्न दिया सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स के डिवोल्यूशन का, उसके बाद वो रेशियो हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60-40 का रह गया।
पहले वो ज्यादा था, पर 75-25 था वो। तो 60% सेंटर पैसा लगाएगी, 40% स्टेट लगाएंगे, और उसको कहा जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन यदि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है, तो वहां पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और केवल 10% स्टेट गवर्नमेंट। नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज, ये किसने कहा था? ये यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहा था सोक्रेटिस ने, और सोक्रेटिस यहाँ पे है नहीं, तो उसके शिष्य प्लाटो है, तो चलिए प्लाटो कह सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कब स्टैब्लिश हुआ था। तो यदि आप जामिया का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब बातें जान लीजिए कि अभी उसके करंट वाइस चेयरमैन कौन है, कौन कौन उसके वीसी रहे हैं, कब स्टैब्लिश हुआ है, उसके बारे में कोई खास बात, जैसे कि इनके वीसी जो है कौन कौन से और पोस्ट को, जैसे कि प्रेसिडेंट रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, लाइक दैट। द सीईओ गूगल के कौन है आपको पता है? अभी जो है वो सुंदर पिचाई हैं। सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और लैरी पेज जो है वो गूगल के फाउंडर हैं, और स्टीव बामल जो है ये एप्पल के, मैं मेमोरी से नहीं, स्टीव बामल जो है मुझे लगता है ये माइक्रोसॉफ्ट में, आप चेक कर लीजिएगा, या एप्पल में। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, आपको पता है ये मार्क जुकरबर्ग हैं। इंदिरा नुई जो है एक समय में पेप्सिको की सीईओ थी। यहाँ आप देख सकते हैं लैरी पेज और सर्जी बिन को, जो फाउंडर हैं गूगल के। ट्विटर के फाउंडर भी जानना चाहिए, जो अभी इतना पॉपुलर हो गया है, जैक डॉर्सी, पढ़ लीजिएगा। अभी ट्विटर इसलिए भी फोकस में था कि उसके वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर अब तो नहीं रहे, उससे भी ऊपर कोई और हो गया है, वो थे टेस्ला के जो चीफ इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क ने क्या किया कि वो ऑफेंसिव वे में ट्विटर को एक्वायर करने की कोशिश करने लगे, इससे ट्विटर बोर्ड में घबराहट फैल गई, और ये काफी बड़ा न्यूज बना बिजनेस का। नजमा अख्तर जो है वो करंट वीसी हैं। करंट वीसी मतलब कि अब चेक कर लीजिए, कुछ महीने पहले यदि चेंज हुआ हो, तो ये फर्स्ट वुमेन वीसी भी जामिया मिलिया की। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जामिया की जीके पूछी जा रही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, तो चीफ जस्टिस जो रहे वो तो है ही। पहले जो लोकपाल है इंडिया के पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकपाल की क्या एलिजिबिलिटी है ये पढ़ लीजिएगा। सरकारिया कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था? 1983 में। क्यों स्टैब्लिश किया गया था? सेंटर स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए। इससे रिलेटेड एक और जान लीजिए, एमएम पुंछी कमेटी जो है वो भी 2007 में बना था, वो भी जो है सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनी थी। द पंचायती राज सिस्टम वॉज, ये इसका पढ़ लीजिएगा। The Panchayati Raj system was established in 1958. Which state was first to implement the system PRI? तो ये पढ़ लीजिए। नागौर में जो है प्रधानमंत्री नेहरू ने उद्घाटन किया था 1959 में, जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब स्टैब्लिश किया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि काफी रिपीटेड होता है, और ये बनी थी के सांथानाम कमेटी, जो 62 में बनी थी, 63 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बननी चाहिए। तो सांथानाम कमेटी रिपोर्ट भी आपको पता होनी चाहिए, वो किस सब्जेक्ट पे थी? एंटी करप्शन पे थी। 1964 में सीवीसी बनी। सीवीसी बाद में एक सीवीसी एक्ट लाया गया बहुत साल बाद, तो अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्ना कंपनी? अभी इस तरह क्वेश्चन को मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा। वैसे इसमें मुझे लग रहा है कि नालको महारत्ना नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी सब है, चेक कर लीजिएगा। महारत्ना मतलब कि जो बहुत ही प्रॉफिट देने वाली पब्लिक सेक्टर है उसको महारत्ना कहते हैं, जो उससे कम है वो नवरत्ना है, बाकी ऐसे ही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स एक्साइज ड्यूटी हो ही नहीं सकती। अब एक्साइज ड्यूटी नाम की कोई चीज है नहीं, अब इसको जीएसटी कहते हैं, बाकी सब स्टेट टैक्स है। यहाँ आप ये भी देखेंगे कि बहुत थोड़े थोड़े टैक्स ही स्टेट गवर्नमेंट लगा पाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए गरीब रहती है, सेंटर से ही उसको पैसा फाइनेंस कमीशन के चलते मिलता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में वर्णित है, ये भी कई बार पूछा जाता है। How many functional items are included in 11th schedule of the constitution which are written into purview पंचायत? मतलब कि 11th schedule जो 73rd amendment को लाने के टाइम में उसको इंसर्ट किया गया, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट ट्रांसफर कर सकती है पंचायत को? तो उसमें 29 हैं, और जो 12वां शेड्यूल है उसमें है 18 सब्जेक्ट जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी को ट्रांसफर स्टेट कर सकती है। वैसे ये पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ नहीं है, क्योंकि वो कमजोर ही रखा गया है पीआरआई को। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट? ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, नहीं शायद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जो है अफेयर ऑफ ट्राइबल अफेयर नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। बाकी सब आएगा सीनियर सिटीजन, डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, और जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस हैं।
पोस्ट कॉर्प इज एसोसिएटेड विद, पहले तो पोस्ट कॉर्प हमेशा हर एग्जाम पेपर एनालाइज करते समय बता देता हूं, मैं यहाँ भी बता रहा हूं कि पी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के शब्द को लेके बना है। ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल है और ये पॉपुलर किया था लुथार गुलिक ने अपने बुक जो एडिट किया था उन्होंने, पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। तो इट इज ये किससे रिलेटेड है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या कहा जाए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस प्रेसिडेंट एट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक, कौन सा यूएस का प्रेसिडेंट को माना जाता है कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की शुरुआत की, एकेडमिक डिसिप्लिन की, और वो माना जाता है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक बुक लिखा, बुक नहीं एक आर्टिकल लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी से शुरुआत हुई अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। आपको यहाँ ये भी याद होना चाहिए कि वुड्रो विल्सन ने और बाद में गुडनॉ ने भी एक डाइकोटमी खड़ा किया पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। मतलब ये कहना था वुड्रो विल्सन का कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसी जो है वो पीपल के विल को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो तय करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस विल के बारे में या पॉलिसी के बारे में सोचना नहीं है, जस्ट उसको प्रोफेशनल टेक्निकल वे में इफिशिएंटली उसको इंप्लीमेंट करना है। ये डायकोटमी को बाद में तोड़ दिया गया। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व प्रोपाउंड, ब्यूरोक्रेसी जहां भी आए उसके प्रोपाउंडर कौन थे? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को इसलिए भी जानिए कि वो रैशनल लीगल अप्रोच को मॉडर्निटी से जोड़ते हैं, इसलिए भी जानिए कि कैपिटलिज्म को वो प्रोटेस्टेंट इथिक्स से जोड़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ही एम्फेसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। ये सुनते ही आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेलर का याद आना चाहिए। हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉर्प, अभी जस्ट आपने देखा एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, उसी तरह से लुथार गुलिक। ये उर्विक के साथ मिलके भी इन्होंने इसको काफी प्रोपाउंड किया, लेकिन यदि एक आदमी का देना हो तो लुथार गुलिक। एवरी विलेज पंचायत इज एसोसिएटेड एंड अकाउंटेबल टू, तो अल्टीमेटली विलेज पंचायत जो है वो ग्राम सभा, जो सभी एडल्ट वोटर जो हैं 18 साल से ऊपर, उनका एक समिति होती है, उसको अकाउंटेबल होते हैं, वो उसकी पार्लियामेंट कही जा सकती है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्सीमेटली आर इन इंडिया एज ऑफ 2019, तो यहाँ पे देख लीजिए आज के डेट में 28 स्टेट, 8 यूटी, डिस्ट्रिक्ट करीब 742, ब्लॉक 6600, विलेज करीब 6.5 लाख। पूरा याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ होगा? नेक्स्ट यदि आप मानना है कि जापान के बाद, तो जापान के बाद जो है फ्रांस पेरिस में होगा 24 में। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 2019 में पूछ रहे हैं, तो लगभग 2.9 करोड़ था। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है। 1961 में विच अफ्रीकन स्टेट क्लोज स्वेज कैनल, अब कोई भी बोलेगा स्वेज कैनल का जो है पूरा पावर इजिप्ट के पास है, तो उन्होंने इंडिया को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस समय नाम का जमाना था, नाम के जो है अब्दुल नसीर वो जो है वो लीडर थे, फाउंडर मेंबर, तो उन्होंने नेहरू जी को हेल्प करने के लिए, पोर्तुगीज फोर्स ना आ पाए इसके लिए स्वेज कैनल को टेम्पोरली क्लोज कर दिया था इजिप्ट ने, मिस्र ने। सो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि यदि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑफ कोर्स ये पेड है, नॉमिनल कॉस्ट पे, पर मंथ के बेसिस पे। मेरा एक प्रयास है, मैं देखता हूं कैसा चलता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका हो सकता है पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि ढेर सारे क्वेश्चन के थ्रू जो है तैयारी की जाए अंत के 3 महीने में, तो वो मेरा प्रयास है। इसमें क्विज बॉट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम पीडीएफ फाइल भी उसमें शेयर करेंगे। इसको यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, तो अपना नेम एंड मोबाइल नंबर जो है आप भेजें इस पे, और फिर आपको हम डिटेल बताएंगे कि कैसे आप जो है उस ग्रुप को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस तरह से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की हर संभव कोशिश करता हूं जहां तक संभव हो। सो ओके, सी यू अगेन, गुड विशेस, बाय।